हमारे साथ डायरेक्टर टेक्निकल राकेश कुमार साहब हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में। सर, माइनिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो है ही है सर, लेकिन इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो माइनिंग सेक्टर में, कोल माइंस में सर, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं सर? जी, वर्तमान में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में जो हमारा 2021 में उत्पादन लक्ष्य दिया हुआ है, इसमें आप यूं कहें कि तकरीबन 90% कोयला ओपन कास्ट माइन से आना है और बाकी 10% कोयला अंडरग्राउंड माइन से उत्पादन होना है। तो जब भी ओपन कास्ट की बात होती है तो वातावरण जो हमारा है, वातावरण में प्रदूषण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बट उसके लिए एक वैज्ञानिक पद्धति से हम लोग काम करते हैं और जो मेन पर्यावरण के लिए जो विरुद्ध है, जो इसका कंपोनेंट होता है धूल, डस्ट, उसके लिए हम लोग के वाटर स्प्रिंकलर्स हैं, वाटर टैंकर्स हैं, इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, मिनिमम हो, कंट्रोल में हो। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि पिछले लॉकडाउन में जब सारे धनबाद को लॉकडाउन कर दिया गया था, तो इसका जो एयर पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी कम हो गया। हालांकि बीसीसीएल की और सारी माइनिंग एक्टिविटी यथावत चलती रही। तो एक मिस नोशन है कि बीसीसीएल के खदानों से ही प्रदूषण होता है। इसमें एक डिबेट का बात हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ जनरल भी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। माइंस में जो डस्ट जनरेशन मैक्सिमम होता है, जो आपके कोल ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसमें होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक मैंडेटरी किया है कि जो भी कोल ट्रांसपोर्टेशन हो, कवर्ड हो, जो कोल ट्रांसपोर्टेशन रूट है उसमें वाटर स्प्रेइंग हो, जहाँ पे कोल ट्रांसफ़र करते हैं वो वहाँ पे वाटर मिस्ट हो। तो एक कारगर उपाय किए जा रहे हैं। सर, जो डिग्रेडेड माइन से कोयला निकाल लेने के बाद जो ज़मीन खाली पड़ा रहता है सर, उसके लिए ये है कि सर उस पर प्लांटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इको रिस्टोरेशन, इस सिलसिले में सर बीसीसीएल ने क्या प्रयास किया है अब तक से? जी, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल में ही मैंने पूरे बीसीसीएल में जितने ओबी डंप्स हैं इनका एक सर्वे कराया था और हर एक क्षेत्र से ये जानकारी मांगी गई थी कि कौन से ऐसे ओबी डंप है जो अब डोरमेंट हो गए, जिसमें अब कोई फर्दर ओबी डंपिंग नहीं होगा। तो वो चिन्हित करके उसमें प्राथमिकता में पहले कुसुंडा क्षेत्र, बस्ता कोला क्षेत्र के कुछ ओबी डंप्स हैं जिनको चिन्हित किया गया कि इसमें अब कोई फर्दर ओबी डंप होने की संभावना आने वाले दिनों में नहीं है। तो उनको चिन्हित करके देहरादून की एफआरआई है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके माध्यम से ग्रास बॉल, इससे अभी जो कमिंग मानसून बारिश होगी उसमें पूरा ग्रास बीटिंग ये करवाएंगे। 3 लेयर प्लांटेशन करने का विचार है। पहले उसको ग्रास से ढक दिया जाए, क्योंकि जो सूखा एक ओबी डंप लगता है उसमें थोड़ी ग्रीनरी नज़र आएगी।
नेक्स्ट स्टेजेस में हम लोग उसमें कुछ प्लांटेशन वगैरह का भी कार्यक्रम किए हैं। उसके लिए जो तैयारियां आवश्यक तैयार करनी है वो कर ली गई हैं, और इसका परिणाम आपको इस मानसून के बाद में देखने को जरूर मिलेगा। सर, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये धनबाद में कुछ ज़्यादा ही बताया जाता है। इसके लिए सर एक रिसर्च चल रहा है सर। नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर की एक संस्था है, विद द कोलैबोरेशन ऑफ BCCL सर। तो इस सिलसिले में सर बताया है सर। ये देखिए, एक रेगुलर प्रक्रिया है। हम लोग जो हम लोग को EC मिलता है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलता है, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि आपको किन मापदंडों का पालन करते हुए खनन करना है। तो इसमें आप जो प्रदूषण की बात की है कि एयर है, वाटर है, साउंड पॉल्यूशंस है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डस्ट पॉल्यूशन के लिए जो हम लोग कारगर उपाय करते हैं, नॉइज पॉल्यूशन के लिए भी जो मैं आपको बताऊं तो 3 तरह के, एक तो मशीन के चलते होती है, और अभी जो नई नई मशीनें आ रही हैं, आप देखेंगे कि पुराने जो डीजल ऑपरेटेड मशीन्स थे उसमें भी काफ़ी कमी आई है। रहा एयर वाटर पोल्यूशन के बाद, तो हम लोग का एक कोशिश रहता है कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जो जनरल जोर नाला में कोई भी प्रदूषित पानी नहीं उसमें बहाया जाए। अपना सेल्फ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें उसको ETP बोलते हैं, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है। वर्कशॉप में जैसे डंपर वगैरह की धुलाई होती है तो डीजल मोबिल आ जाता है, उसको अलग करने के बाद भी उस पानी को फिर हम लोग फर्दर नाला में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। पीने का साफ पानी लोगों को मुहैया का, जो सर पिट वाटर बोलते हैं सर, उसको नहीं, वो नहीं। जैसे आपके वर्कशॉप में जैसे आपने कोई गाड़ियों को धुलाई की तो उसमें डीजल मोबिल करके वो पानी जो सीधे जोर में न चला जाए, उसके लिए हम लोग जो है ETP बोलते हैं उसको, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट रहता है कि उसको अलग करके, और जो जनरल नेचुरल नाला है उसमें वो सब जो आपकी गंदगियां हैं उनको हटाने के बाद ही वो पानी का डिस्चार्ज हो उस नाला में। सर ब्लास्ट टेक्नोलॉजी कुछ नया आया है क्या सर माइंस के अंदर कुछ? देखिए, अभी तो जो नई टेक्नोलॉजी, एक सरफेस माइनर की टेक्नोलॉजी है जिसमें आप कोयले में बिना ब्लास्टिंग का ही कोयला कटिंग कर सकते हैं, एक वो है। दूसरा OB में भी रीपर है, उसके माध्यम से आप बिना ब्लास्टिंग किए हुए भी आप OB हटा सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक प्रयोग के तौर पे EJ एरिया में एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है कि बिना ब्लास्टिंग का OB रिमूव करना है। तो हम लोग अगर वो सफल रहा तो आने वाले दिनों में गांव वगैरह के नज़दीक में जो है जहां ब्लास्टिंग में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, हम लोग उस पद्धति को लाएंगे। पद्धतियाँ उपलब्ध है, और BCCL का कुछ अपना लीगेसी प्रॉब्लम है, काफ़ी इसमें इंक्रोचर्स हैं, बस्तियों के बीच में खदान चल रही है, कुछ लिमिटेशन हो जाते हैं, बट इसी में हम लोग रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर एक सवाल ये था कि सर खदानों से जो पानी निकलता है मोस्टली वो सर लोगों को के इस्तेमाल में कम आता है, तो उसके लिए कोई इंतज़ाम किया गया है क्या सर BCCL? जी, एक हम लोगों ने झारखंड सरकार के साथ में MOU किया है कि माइन वाटर जो भी निकलता है उसको ट्रीट करके प्रॉपर वो MOU हो गया है, लेकिन उसका क्रियान्वयन जो स्टेट गवर्नमेंट से होना है उसमें जो गति होनी चाहिए उसमें गति नहीं है। लेकिन हमारा कुछ क्षेत्र है जैसे PP एरिया है, वहाँ माइन वाटर प्लांट को ट्रीट करते हैं हम लोग, और बाकी एरियाज़ में है कि माइन से जो पानी निकलती है जनरल पर्पस के लिए तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो पीने योग्य बनाने के लिए उसको जो उसमें प्रोसेस होना चाहिए वो सारे जगह नहीं उपलब्ध है, और हम लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि झारखंड गवर्नमेंट से वो MOU हुआ है। अगर उसमें कोई प्रगति नहीं होती है तो हम लोग फिर उस पर विचार करेंगे। एक सर इको रेस्टोरेशन पार्क का भी तस्करा होता रहता है सर BCCL, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जी, इको रेस्टोरेशन है कि आप जैसे पूर्ववत की स्थिति में ले जाके कर देना। आपका लोधना क्षेत्र में एक बहुत अच्छा इको रेस्टोरेशन पार्क है, कुसुंडा क्षेत्र में है, गतरास क्षेत्र में है, और ऐसे हम लोगों ने लोगों को प्रेरित किया है कि जहाँ भी आप वर्कआउट कर ले रहे हैं
और उस पे कोई पार्क वगैरह कीजिए, ताकि जो ज़मीन की क्षति हुई है और जो इन्वायरमेंट हुआ है उसको फिर रिकवर किया जा सके। ये BCCL में बड़ा अनोखा है, 3 इको रेस्टोरेशन पार्क है। ये आपको दूसरी कंपनियों में इस तरह के आपको नहीं मिलेगा। BCCL का एक प्लस पॉइंट है। सर जो ज़मीन बच जाता है आफ्टर माइनिंग सर, उस पर कुछ कमर्शियल खेती वगैरह का कुछ प्रोसेस ये है सर, कुछ इस तरह का माइनिंग के बाद जो ज़मीन बच जाती हैं या उसके बाद? देखिए पुराने जो माइंस थे जिनकी वर्किंग वगैरह हुई है, उसमें जो रिक्लेमिनेशन ऑफ जो लैंड होता है, बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन होना चाहिए, वो प्रॉपरली नहीं हो पाए। उस समय उतने स्ट्रिंजेंट रूल्स नहीं थे। लेकिन अभी आने वाले दिनों में जो भी माइन चलेगी उसको आप प्रॉपर शेप में करके, जो टॉप सॉइल है उसको लगा के, आप जो बोल रहे हैं कि इसको खेती योग्य बनाना है या जिस योग्य आप बना सकते हैं, जी सब्जी वगैरह, तो इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आपको बताया। जैसे इको रेस्टोरेशन पार्क है लोधना का, गोकुल पार्क बोलते हैं, वहाँ लोग सब्जी वगैरह भी उगा रहे हैं। तो ये प्रयोग तो सफल रहा है और दूसरे क्षेत्रों में भी इसको हम लोग करने का विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने। धन्यवाद।